Hello everyone. Here we will discuss about SSC stenographer syllabus and this lecture is very helpful for the beginners. So let's start and we will discuss the syllabus in detail. Okay? तो जो SSC स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए जो हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो हमें 12th पास होना चाहिए, वो एलिजिबल होगा SSC स्टेनोग्राफर के लिए। एंड जो पेपर होता है वो 2 फेज़ में होता है। पहला तो होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट एंड उसके बाद एक होता है स्किल पेपर एंड थर्ड वन जो होता है वो हमारा DB होता है। ओके, 3 प्रोसेस से होता है। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है रिटन का और उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, पहला रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो इंग्लिश का होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे पेपर 1 के जो पैटर्न होते हैं उसमें 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 50 मार्क्स रीजनिंग एंड 50 मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस। ओके, एंड 100 मार्क्स के होते हैं 100 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड टाइम जो हमें मिलता है वो 2 आवर का मिलता है ओवरऑल टाइम। जो हमारा एज होता है तो एज लिमिट जो है वो ग्रेड C के लिए 18 to 30 है ईयर्स एंड ग्रेड D के लिए 18 से 27 तक। अगर हम रीजनिंग के सिलेबस को डिटेल में देखें तो रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालिसिस एंड जजमेंट, इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड नंबर सीरीज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनालॉगी और नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे लेकिन सबसे एक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो हमारा एनालॉगी एंड सीरीज़ का होता है। और एक पैटर्न ये भी देखने को मिलता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे और इसी जो लॉजिक यहाँ लगा है उसी बेसिस पे हमें आगे के जो ऑप्शन दिए होते हैं उनसे एलिमिनेट करके या फिर उनसे उस लॉजिक को देखना होता है कि कौन सा लॉजिक इसमें लगा है, सेम उसी बेसिस पे हमें आंसर में निकालना होता है। तो ये सारे प्रोसेस से होते हैं रीजनिंग में, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है उसमें क्या होता है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा आता है और इस ईयर जो 2025 में पेपर हुआ उसमें स्टैटिक का पोर्शन उतना कवर नहीं किया गया था, बट प्रीवियस कुछ ईयर में सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक का ही था और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो था वो हमारा आर्ट एंड कल्चर का था, उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर, इस साल 2025 में करंट अफेयर का भी वेटेज बहुत कम हो गया था। नहीं तो ऐसे करंट अफेयर इस साल करंट अफेयर का वेटेज था, प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर का वेटेज धीरे धीरे कम हो रहा था। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आता है वो रीसेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही पुराने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और मेन जो जनरल अवेयरनेस में होता है कवर करने वाला सेक्शन वो हमारा होता है सोशल साइंस एंड साइंस। ये थोड़ा लेंदी भी होता है और क्वेश्चंस भी एक दो ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे, बट इस साल 2025 में इकोनॉमिक्स के भर के क्वेश्चन आए थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम पूछा गया था, योजनाएं जो चल रही हैं। इकोनॉमिक्स का इस बार वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था और स्टैटिक का वेटेज कम हो गया था। और यही साइंस है, इंडियन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स ट्रॉफ़ी ये सब तो पूछे ही जाते हैं और अभी भी सेम ऐसे ही रहा है, जैसे पहले पूछे जाते थे वैसे ही अब भी पूछा जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंग्लिश। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का ही है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
synonym, antonyms, fill in the blanks, spellings, phrases and idioms, active passive voice and direct indirect narration voice, para jumbles, sentence jumbles, PQRS जिसको हम कहते हैं, क्लोज टेस्ट, पैसेज एरर, ये सब पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम देखें तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है। पैसेज, क्लोज टेस्ट, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा था, 30 मार्क्स के पूछे जाते थे, बट 2025 में इसका भी वेटेज कम हो गया है और कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब तो पहले भी आता था, इस बार थोड़े से प्रपोजिशन के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले। प्रपोजिशन के, स्पेलिंग एरर, बेसिकली स्टेनो के एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन नहीं आता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं आता था। ये सारे नए क्वेश्चंस के पैटर्न हमें देखने को मिले। फिगर ऑफ स्पीच से भी एक आध क्वेश्चन किसी किसी सेट में आ गया था। तो कुछ चेंजेस हुए हैं 2025 के पेपर में। तो वही कुछ ही टॉपिक हैं जो नए ऐड हुए हैं, बाकी सारे एज इट इज़ हैं। ओके, अगर हम पेपर 2 में जाएं तो स्किल होता है। अगर हम पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो हमें फ़ेज़ 2 में बुलाया जाता है। फ़ेज़ 2 में ग्रेड एक ऐसे फ़ेज़ 2 में देखें तो क्या होता है, फ़ेज़ 2 में सबसे पहले आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन बोला जाएगा। जो भी स्किल स्टेनोग्राफी जिसको आती होगी उसको बोला जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, ग्रेड सी वालों को भी, ग्रेड डी वालों को भी। बट डिफरेंस क्या होगा, ग्रेड डी वालों को 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और ग्रेड सी वालों को 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग डिक्टेशन बोला जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का भी टाइम डिफरेंट होगा। जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलेगा वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 50 मिनट का मिलेगा इंग्लिश वालों को, और हिंदी वालों को 65 मिनट का मिलेगा। ग्रेड सी वालों को क्या होगा, 40 मिनट इंग्लिश वालों को एंड 55 मिनट ग्रेड सी वालों को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। जो भी आप स्टेनोग्राफी में लिखे होंगे अपनी कॉपी पे, उसको टाइप करके ट्रांसक्रिप्शन उसका करने के लिए बस आपको इतना टाइम मिलेगा। अगर हम वहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करें तो सफिशिएंट टाइम मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे सिस्टम वगैरह चेक होता है, वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं, ये सब चेक होता है। तो उसमें अगर कोई अपना रीड करना चाहे तो 2-3 बार अपना पैसेज रीड कर सकता है, और टाइपिंग के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो कोई अगर चाहे तो अपना जो टाइप किया हुआ है उसको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं, तो वो अपना वहाँ आराम से मैच कर सकता है 1 से 2 बार। तो स्किल टेस्ट में अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें पर्टिकुलर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टैटिक में भी सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर है, और आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट, फिर क्लासिकल डांस, फोक डांस, उसके बाद फिर फेस्टिवल्स एंड वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक्स में, जैसे रिवर ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक में भी कवर हो जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिवर सिस्टम। ये सारे से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं। और हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बैटल हुए हैं इन आर हिस्ट्री, वो सारे से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बट अगर स्टैटिक के पोर्शन को देखें तो मेनली आर्ट एंड कल्चर को ही कवर किया जाता है। उसमें इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, वो प्लेयर्स के नेम, फिर क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस एंड पर्टिकुलर स्टेट वाइज फोक डांसेस, प्रोमिनेंट जो भी क्लासिकल डांसेस हैं उनके प्रोमिनेंट डांसर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आगे वाले कुछ लेक्चर में जनरल अवेयरनेस को कवर करूँगी। जो भी मेनली अभी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर साइंस एंड SST को कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थैंक यू।